नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के सार संग्रह वन लाइनर एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 13 लेकर आया हूं, जो जीएस मास्टर सर द्वारा दिया जा रहा है। और इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली में होता क्या है कि इस जो जीएस मास्टर सर जो हैं जो एपिसोड लेकर आते हैं वो सुबह लेकर आते हैं। कई बार होता है 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, 8 भी बज जाता है कई बार। तो इस वजह से मेरा एपिसोड जो है वो लेट हो जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैं जो है जॉब भी करता हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। अगर उनका एपिसोड मुझे 6 बजे तक मिल जाए तो मैं उसी दिन 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद अपलोड कर दूँ, लेकिन मेरा 8:30 से फिर जॉब स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से एपिसोड जो है लेट आते हैं। तो मेरा जो एपिसोड आएगा, जैसे ही एनसीईआरटी सार संग्रह का एपिसोड जीएस मास्टर सर द्वारा दिया जाएगा, उसके अगले दिन या फिर उसी दिन शाम तक, रात तक जो है आपको एपिसोड मिला करेगा। तो इतना आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। लेकिन इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं होगी, उनका एपिसोड चलता रहेगा और साथ साथ में हमारा भी एपिसोड चलता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप हमारे साथ में अब टेलीग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @NCERT सार संग्रह। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज बात करते हैं, इसका सबसे पहला टॉपिक जो था पॉलिटी से मौलिक अधिकार वाला। तो चूँकि हमने मौलिक अधिकार वाला पिछले टॉपिक में 12th नंबर जो एपिसोड है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से करा था और सारा का सारा मौलिक अधिकार हमने कवर किया था, तो इसलिए आज मैंने उसमें शामिल नहीं किया इसको। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम देखेंगे कि भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा है? सिटी फॉरेस्ट, जिसको हम सलीम अली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है एक दाचीगाम और तीसरा है किश्तवाड़। तो ये 3 जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक राष्ट्रीय उद्यान है वो है लद्दाख में, वो उसका नाम क्या है? हेमिस। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का भाग हुआ करता था, लेकिन अब किसका है? तो लद्दाख का पार्ट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा? बृहद हिमालय, इंदिरा किला और खीरगंगा, पिन घाटी और जो लास्ट है सिम्बाल बारा। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। जहाँ से जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको अलग से बताता रहूँगा। हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर। राजस्थान की बात करा जाए तो राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मुकंदरा हिल्स, मरुस्थली, कालादेव, घाना और रणथंबोर। ये रणथंबोर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। रणथंबोर और सरिस्का इम्पोर्टेंट ज़्यादा। गुजरात में 4 है, बंसदा, ब्लैकबक, गिर, मरीन। ये कच्छ की खाड़ी में। तो ब्लैकबक, गिर और मरीन ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ का राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का। इसके बाद में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, चंदोली, गोगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी और टडोबा। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। गोवा का केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है महावीर। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। देन बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो वो कौन कौन सा है? अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और राजीव गांधी, जिसको नागरहोल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। दोस्तों, मैं जो है अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी लेकर आऊँगा। हमारा जो एपिसोड चलेगा, एक
एक्सप्लेनेटरी वीडियो स्टार्टिंग में होगी और उसके बाद में उसके रिवीजन के लिए हम एनसीईआरटी सार संग्रह के वन लाइनर को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी चलता रहेगा, पॉलिटी का भी डाल दिया गया है और उसके बाद में हम डालेंगे अभी मॉडर्न हिस्ट्री जो है कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट केरल राज्य में। तो केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, अन्नाईमुदी, इराविकुलम, मथिकतरनशोला और परिबकुलम शोला और पेरियार, और एक साइलेंट वैली जो शांत घाटी है। पेरियार और शांत घाटी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको ध्यान में याद रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं, ये पश्चिमी घाट का हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा पूर्वी घाट पे। तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई और मुकुर्ती। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में हैं। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो पापीकोंडा, राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम में है ये, और ये है श्री वेंकटेश्वर। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना से अगर हम देखें तो तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना बनस्थली और मुग्रा बनी। तो ये कहाँ पर है, एक मैग्रोव वन होगा और एक मुग्रा बनी है। तो मुग्रा बनी जो है ये है आपका तेलंगाना में, और जो सुंदरवन जिसको हम मैग्रोव वन के नाम से जानते हैं वो होगा हमारा पश्चिम बंगाल में। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कैंपबेल, गालाथिला, महात्मा गांधी मैरीन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरिएट, उत्तरी बटन द्वीप, रानी मांझी मैरीन और उसके रानी झांसी मंझी मैरीन, सैडल पीक और एक है साउथ बटन द्वीप। तो ये 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये कहाँ पर है, तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। तो ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान ये मौजूद हैं। अब अगर हम देखें इधर से आते हैं, हिमाचल प्रदेश का हमने देख लिया था। उत्तराखंड में जिम कारपेट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी। राजाजी, फूलों की घाटी और जिम कारपेट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें सिक्किम में तो सिक्किम में एक ही है, कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये देखना जो है हिमालय की ऊंची चोटी है एक, तो ये भी सिक्किम में ही है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में अगर आएँ तो यहाँ पर आ जाएगा बालपक्रम और नोकरेक रिज। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग और नामदफा, ये 2 अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरांग। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से काजीरंगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लें, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक ही है दुधवा, बिहार में एक ही है वाल्मीकि, मध्य प्रदेश में जो है वो 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और डायनासोर, और एक और है कूनू। तो ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। झारखंड में एक है बेतला, और उड़ीसा में अगर देखा जाए तो उड़ीसा में 2 है, भितरकनिका और सिमलीपाल। इसके अलावा अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बिसोन। देन अगर हम बात कर लें अब अरुणाचल प्रदेश की तो माउलिंग है और नामदफा है। असम में देखें तो डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरांग हमने देख लिया है। नागालैंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, इटांकी। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, काइबुल, लामजाओ और सिरोही। मिज़ोरम में मुरलेन और फवंगपुई नीला पर्वत। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो है वो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बुक्सा, गोरुमारा, नाओरी वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और
जल्दापारा। तो ये यहाँ पर जो है सुंदरबन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापित की जा रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे घाटियाँ एवं पठार। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 5 किलोमीटर। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो वो गुंबदकार पठार का उदाहरण है। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को। स्वात घाटी और गिलगित घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। बृहद बेसिन किस देश में है? तो वो है अमेरिका USA में। यहाँ पर है विश्व के प्रमुख पठार का नाम है और स्थिति कहाँ पर है वो? तो पामीर ग्रंथि या तिब्बत का पठार जो है वो तिब्बत यानी चीन में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अनातोलिया पठार ये तुर्की में है। शान पठार म्यांमार में है। मध्य साइबेरिया पठार रूस में है। लीबिया पठार लीबिया और मिस्र क्षेत्र में विस्तृत है। कोलोराडो पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका और पिडमॉन्ट पठार ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पैटागोनिया पठार जो है ये अर्जेंटीना में है। गुआना पठार गुआना, वेनेजुएला, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में स्थित है। मांटो ग्रासो पठार ब्राज़ील में है। मंगोलियाई पठार चीन व मंगोलिया में विस्तृत है। मेसेटा पठार जो है आइबेरिया प्रायद्वीप में है, स्पेन में है। अलास्का या फिर यूकॉन पठार के नाम से इसको जानते हैं, तो इसका विस्तार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एशिया माइनर तुर्की में है। लॉरेंसिया पठार कनाडा में और तकलामकान पठार चीन में है। मालवा का पठार ये भारत में है, दक्षिणी भारत में। किम्बरले का पठार ये ऑस्ट्रेलिया में है। आदाम्बा का पठार ये नाइजीरिया में है और लोयस पठार ये चीन में है। चुंबी घाटी से भारत, भूटान, चीन तीनों देशों की सीमाएं स्पर्श होती है। तो किस घाटी से? चुंबी घाटी से। मृत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए। पंचशीर घाटी किस देश में अवस्थित है? तो अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? तो वो मिस्र में। अंधी घाटियाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये यूगोस्लाविया यानी कि काट प्रदेश में। लोट्सचेंतल तथा बॉलफेक्स घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। विश्व की प्रमुख घाटियाँ दे रखी है, इधर घाटी है और यहाँ पर देश है। नुब्रा घाटी कहाँ पर है? भारत में यानी जम्मू कश्मीर में है ये। 10 चोटियों की घाटी कनाडा में है। रेम्सडेलन घाटी नॉर्वे में है। लॉटरब्रुनेन घाटी स्विट्जरलैंड में है। अराकू घाटी भारत, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में विस्तृत है। खुम्बू घाटी नेपाल में है। गीजर की घाटी रूस में है। दामोदर घाटी भारत में है, पश्चिम बंगाल में। लैटिन घाटी इटली में है। ग्लेशियर कैनियन स्विट्जरलैंड में है। स्पीति घाटी भारत में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हुंजा घाटी पाकिस्तान में है। बैलेडेला लूना घाटी चिली में है। नीलम घाटी पाकिस्तान में और बराक घाटी भारत के असम राज्य में स्थित है। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया में। चितवन घाटी नेपाल में। चुंबी घाटी चीन, भूटान और भारत की सीमा से स्पर्श करता हुआ है और दून घाटी भारत के उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो यह टंगस्टन एवं सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है?
मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है। इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिक उपयोगी दिया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है इसका। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो वो निर्मित होता है टंगस्टन से। लोटेरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिष्ट धारा की। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपाती होता है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये होता है यांत्रिकी ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जब टरबाइन को चलाया जाता है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो ये ऑर्गन इसमें भरा जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर प्लस प्लस होगा तो वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर प्लस माइनस होगा तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी दोनों पास पास आएंगे और ये फिर इससे दूर जाएंगे। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है 10⁶ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन के साथ पाराबाष्प। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियोन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा है? तो वो है चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर से ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण दीजिए। तो वो कौन सा है? डायनेमो और विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर व वोल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0।
तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। तो देखते हैं इसको। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदर्वपातन। अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र पाया जाता है? तो यह है गैस के द्रव्य। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलेयता भी बढ़ जाती है। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो उदर्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊर्जा जो है इसमें ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का। किसी मिश्र से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अगर हम मिश्र धातु से ठोस के विलय को अलग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? तो द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है? तो उदर्वपातन के द्वारा। बोयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो ने। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तो ये तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार में विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण PV=nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? तो चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो परम शून्य तापमान पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? तिहाई। एक गैस का बाष्प घनत्व 14 है, उसका अणुभार कितना होगा? 28। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? तो वो हटाया जाता है स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? तो 0 डिग्री से 23,273
केल्विन ताप को सामान्य ताप और 770 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अणुभार में क्या संबंध होता है। तो गैस की विसरण गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिंग सिस्टम, और यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर मैं हालांकि अलग से सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगा जो हमारा होगा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में। तो यहाँ पर फ़िलहाल वन लाइनर के रूप में इसको पढ़िए, बाद में जब एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लेकर आऊँगा तो उसको आप देखिएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो वो होता है स्टार्च के पाचन में। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो यकृत द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक छोटी आंत से स्रावित होता है। तो ये होता है सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है। पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है या वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है। वो आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से में क्रियाशील होता है। हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है। क्रम अंकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है। ग्लूकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। तो HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है। तो बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। तो वो है यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यकृत। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय। लार का पीएच मान क्या होता है। 6.8। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है। तो अग्नाशय में। मानव शरीर के किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है। तो अग्नाशय में। जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है। तो ये पाया जाता है आमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है। फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो वृक्क पर यानी किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। तो किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो वो जस्ता। नेक्स्ट है यहाँ पर हिस्ट्री का, जिसमें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू, मिडाइवल हिस्ट्री
और मिडाइवल हिस्ट्री में मुग़ल वंश के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे 1526 से 1857 तक, यानी कि जब बाबर का शासनकाल शुरू होता है तब से लेकर बहादुर शाह जफ़र के शासनकाल तक का अध्ययन जो है हम मुग़ल काल में करेंगे। यहाँ पर जो है बेसिकली कौन कौन से वंश आए हैं और कहाँ कहाँ से और उनका क्रम क्या है, इस पेज में बस इतना ही देखने को हमें मिलेगा। मुग़ल वंश के शासक व उत्तराधिकारी तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुग़लों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तो तैमूर के 5वें वंशज बाबर था, जिसको जरीउद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बाबर के बाद आता है हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब। इस तरीके से इनका क्रम चलता है। तो चलिए हम इनको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, मुग़ल शासकों के मकबरे के बारे में भी, कि बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है, आगरा यानी काबुल में है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। अकबर का सिकंदराबाद आगरा में है। जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद में मौजूद है। तो इनका जो मकबरा है वो बहुत बार पूछा जाता है। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा हुमायूं टॉम के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अकबर का सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा और औरंगजेब का औरंगाबाद में है। तो चलिए हम इसको देखते हैं ज़रा सा। इनका अगर हम दोस्तों शासनकाल देखें कि कौन कौन सा मुग़ल शासक जो है कब कब आता है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में जो है इनका जो शासनकाल रहा है, कब से कब तक रहा है और क्रम जो है एक, वो भी मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर का जो शासनकाल रहा है 1526 से 1530 तक रहा है। उसके बाद में बाबर के बाद आता है हुमायूं का जो शासनकाल रहता है 1530 से लेकर 1556 तक का शासनकाल इनका रहता है। लेकिन इस शासनकाल के बीच में कुछ डिवीज़न देखने को मिलता है कि 1530 से 1540 तक को तो शासन करता है हुमायूं। लेकिन होता क्या, 1540 में शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित होने के बाद हुमायूं को छोड़कर, दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है। और उसके बाद में ये आता है 1556 में, और उसके बाद में 1556 में आता है। लेकिन 1556 में शासन शेर शाह सूरी को हराता है कौन, हुमायूं, और शासन को फिर से गद्दी प्राप्त करता है ये। लेकिन 1556 में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम हुमायूं के शासनकाल को देखें तो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो 1530 से 1540 और उसके बाद में 1555 से 1556। तो 1555 में आता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1556 तक तो कौन रहता है, यहाँ रहता है हुमायूं। उसके बाद में आता है अकबर का शासन 1556 से 1605 तक का। कब तक, अकबर का शासन जो होता है 1556 से 1605 तक किसका शासन चलता है, अकबर का। उसके बाद में आ जाता है जहांगीर जो है इसका जो शासन चलता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। इसके बाद में जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां, और शाहजहां का शासन चलता है 1627 से लेकर 1657 तक। इसके बाद में आता है औरंगजेब का जो शासन चलता है 1657 से लेकर, यहाँ पर देखिए एक बार, औरंगजेब का जो शासन चलता है वो है 1658 से लेकर 1707 तक। और 1707 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसके बाद जो है मुग़ल वंश का उत्तर मुग़ल काल शुरू हो जाता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक रहा
उसे औरंगजेब के नाम से जाना गया। औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए उसको हम उत्तर मुग़ल काल में हम पढ़ते हैं। तो उत्तर मुग़ल काल में कौन कौन से शासक आए, तो उसके बारे में अगर देखें तो शाहजहाँ के औरंगजेब के बाद 1707 में जैसे उसकी मृत्यु होती है, बहादुर शाह आता है। क्या कौन आता है? बहादुर शाह, जिसका वास्तविक नाम देखा जाए तो मुअज्जम इसका नाम था। और इसका जो शासन रहता है 1707 से 1712 तक। बहादुर शाह का शासन कब तक रहता है? 1707 से 1712 तक। इसके बाद में बहादुर शाह के बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है 1 साल तक ही शासन कर पाता है। और जहांदार शाह का जो शासन था 1712 से 1713। इसके बाद में इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु के बाद फिर आता है शासन फ़र्रुखशियर का। और फ़र्रुखशियर का जो शासनकाल रहता है 1713 से लेकर 1719 तक इसका शासन चलता है। कब तक? 1719 तक। फ़र्रुखशियर के शासनकाल में ही जो बंदा बहादुर था, सिखों के जो एक गुरु थे, सिखों का जो एक प्रमुख नेता था, उसको फांसी दी जाती है फ़र्रुखशियर के शासनकाल में ही। तो 1717 से 1713 तक जो है वो फ़र्रुखशियर का शासनकाल रहता है। इसके शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शाही फरमान जारी करता है। कब? 1717 में फ़र्रुखशियर अंग्रेज़ों को शाही फरमान देता है। इसके बाद में 2 छोटे छोटे शासक आते हैं। एक जो शासक है रफ़ी उल दरजात, एक है रफ़ी उल दरजात और एक है रफ़ी उल दौला। एक है रफ़ी उल दरजात, ये रहा रफ़ी उल दरजात और रफ़ी उल दौला। तो रफ़ी उल दरजात का जो शासनकाल था वो भी बहुत कम रहता है, 1719 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और दौला भी जो है 1719 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि इनका कार्यकाल बहुत छोटा छोटा होता है, 4-4, 5-5 महीने का शासनकाल इनका होता है दोनों का। इसके बाद में रफ़ी उद दौला के बाद आता है मुहम्मद शाह। कौन आता है? मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो शासनकाल था 1719 से 1748 तक चला। इसके बाद में आता है अहमद शाह। मुहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह का जो शासन रहा वो रहा 1748 से लेकर 1754 तक। 1748 से 1754 तक अहमद शाह का शासन। इसके बाद में अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर। कौन आता है? आलमगीर। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। उसके बाद में आता है अकबर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और उसके बाद में आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1754 से 1758। शाह आलमगीर का जो शासनकाल होता है वो होता है 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। और अकबर जो द्वितीय है इसका शासन रहता है 1806 से 1837 तक। हाँ, 1837 तक। इसके बाद में अकबर द्वितीय के बाद आ जाता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय में, जिसको हम बहादुर शाह जफ़र के भी नाम से जानते हैं, बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक इनका शासनकाल चलता है। तो ये जो है पूरा मुग़ल वंश का शासनकाल रहा कि मुग़ल वंश जो है कब से कब तक और कौन कौन शासन आया। ठीक है, तो इस ग्राफ से थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा होगा जो मैंने दूर कर दिया आपका कन्फ्यूज़न। चलिए इसके बाद में हम देखें अब ज़रा सा और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। चलिए, मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक मूलतः कौन थे
तो ये थे चिगताई तुर्क। भारत में मुग़ल शासन स्थापित करने के पश्चात ज़ियाउद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? तो ये रखा था बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो ये फरंगना का उज़्बेकिस्तान का निवासी था। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा अपने मातृ पक्ष से चंगेज खां के वंश का था। खानका युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया, जो भारत का एक शासक था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो यहाँ पर देखें ज़रा, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गज़ट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के टाइम पर। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रियदायिनी नामक पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो ये था नवीन चंद्र रॉय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कलकत्ता से। वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रकाशित किया? तारकनाथ दास ने। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये था स्टेट्समैन। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो ये है पायनियर ने। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदी पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्णन पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोतीलाल नेहरू द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका
केसरी के संपादक कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये पटना से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटेन शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन दोस्तों के पास जिनके पास अभी भी NCERT सार संग्रह की बुक नहीं है, क्योंकि उनके रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? टैक्स कहा जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? तो 24 जुलाई 1860 को। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो वो है वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर तथा आयकर। ये 3 कर जो हैं सरकार के इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वो है वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? बिहार में 1938 में। शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह है राज्य सरकार द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पाद कर से। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? काराघात। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। 2005 में लागू किया था। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? वर्ष 1996-97 में। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 28% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दी गई है। 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2015-20 के दौरान कितने प्रतिशत की सामान्य GDP समृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो 13.5% का। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये अर्ध न्यायिक संस्था है। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? तो KN राज समिति ने 1972 में दिया था। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 10 लाख रुपए। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स विल्सन ने। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? आयकर। निगम कर किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर का आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा कर के नाम से। आयकर अधिनियम की धारा 1888 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी?
तो ये था कोलकर समिति ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उपकर। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर NK सिंह को। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो वो सिन कर कहलाता है। स्टाम्प ड्यूटी का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रहण एवं विनियोजन राज्य सरकारें करती है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड नंबर 13। एपिसोड नंबर 14 जो है बहुत ही जल्द मैं लेकर आ जाऊँगा आपको, आज रात के 12 बजे तक वो भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।